नमस्कार, जनपद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में भी काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर चुनावी शंखनाद की शुरुआत की थी। अब 5 वर्ष पूरे होने के बाद पुनः अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भगवान भोले शंकर की विधिवत पूजा अर्चना कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यहाँ पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी सोचता था कि यहाँ कुछ करना चाहिए। मेरे नसीब में लिखा था, इसलिए मेरे हाथ से ही यह काम हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व के 3 वर्षों में जिस तरह से यहाँ काम होना चाहिए था नहीं हुआ, क्योंकि यूपी में मेरी सरकार नहीं थी। अब योगी जी की सरकार है और पिछले 1.5 वर्षों में बहुत काम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस आने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सुना है सपा के समय बनी लखनऊ व गाजियाबाद मेट्रो का पुनः उद्घाटन व कानपुर में शिलान्यास करने दिल्ली से माननीय आ रहे हैं। लगता है वो आखिरी बार उद्घाटन का शौक पूरा कर रहे हैं। बस लखनऊ वाले ये सुनिश्चित कर लें कि शिलापट्ट पर उनके वरिष्ठ का नाम है कि नहीं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में आपसी सहमति के लिए बड़ा फैसला दिया है। अब इस मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। कोर्ट ने इस बाबत 3 सदस्यीय पैनल को भी गठित किया है। पैनल के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस FM कलीफुल्ला होंगे। समिति के अन्य मध्यस्थों में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पांचू को भी शामिल किया गया है। खास बात यह है कि मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने की प्रक्रिया 4 हफ्ते में शुरू हो जाएगी और 8 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बेहतर होता कि एससी ने किसी न्यूट्रल व्यक्ति को मध्यस्थ बनाया होता। उन्होंने कहा कि श्री श्री का 4 नवंबर 2018 का ऑन रिकॉर्ड बयान है, जिसमें वो सीरिया बनने की मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मध्यस्थ बनाया है तो उन्हें न्यूट्रल रहना होगा। इसके बाद श्री श्री रविशंकर ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि सबका सम्मान करना, सपनों को साकार करना, सदियों के संघर्ष का सुखांत करना और समाज में समरसता बनाए रखना, इस लक्ष्य की ओर सबको चलना है। इस विवाद को मैत्रीपूर्ण रूप से सुलझाने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। वहीं पैनल के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस FM कलीफुल्ला की तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि एससी ने मेरी अगुवाई में एक मध्यस्थ समिति का गठन किया है। मुझे अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। मैं यही कह सकता हूं कि अगर समिति गठित की गई है तो हम इस मसले की मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाने की हर संभव कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी के नेतृत्व में वुमेन इन लीडरशिप रोल्स, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने समाज और परिवार में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं को अंतर्निहित ताकत के बारे में बात की, जो अत्यधिक जिम्मेदारी निभाती है। शीला दीक्षित ने कहा कि कैसे वो 3 बहनों के साथ पली बड़ी, जिन्हें बिना किसी लिंग भेद के सभी अवसर दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की आधी आबादी रखने वाली महिलाओं, खासकर परिवार, समाज व देश की भलाई में समर्पित सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। यह दिन अन्य बातों के अलावा अपना संवैधानिक हक बढ़कर लेने के प्रण का भी है व चुनाव उनमें से एक बेहतर मौका है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जारी की गई लिस्ट के अनुसार मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वे आजमगढ़ से सांसद हैं। वहीं धर्मेंद्र यादव बदायूं से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, शब्बीर वाल्मीकि बहराइच से, भाईलाल कोल रॉबर्ट्सगंज से और कमलेश कठेरिया इटावा से चुनाव लड़ेंगे। रोहतास जनपद के अकोड़ी गोला में महुअरी के पूर्व मुखिया शिव बचन पासवान के गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वो बाल बच गए। इस संबंध में अकोड़ी गोला थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर अपराधियों ने बम भी फेंके हैं, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त भी हो गई। पूर्व मुखिया ने बताया कि अपराधियों ने उन पर फायरिंग भी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाड़ी से सासाराम से अपना गांव को जा रहे थे। उसी समय गाड़ी और गोली या बम दोनों चरस कर दिया।
हम लोग अपना गाड़ी लेके भागे, गाँव पर गए तो देखे कि गाड़ी के सब पीछे से सब बुड्डी सब मार फूट के सब बम से गोली से सब बने लोग घटाते तो जान मार के हम लोग फेंक देता वो लोग। रामपुर में फर्जी अस्पताल जच्चा बच्चा केंद्रों की भरमार है। स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे खुलेआम अवैध अस्पताल चलाए जा रहे हैं। इन अस्पतालों से रामपुर के सीएमओ बेखबर हैं। इन अस्पतालों में कई बार जच्चा बच्चा की जान जा चुकी है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सीएमओ साहब से शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब गांव के ही लोगों ने डीएम से शिकायत की तो उन्होंने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए सीएमओ को आदेश दिया। इसके बाद सीएमओ ने मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स को लेकर अस्पताल में छापेमारी की। उन्होंने स्टाफ नर्स को पकड़ लिया जबकि डॉक्टर मौके से फरार हो गया। जांच करने पर सीएमओ ने आला हजरत अस्पताल को सील कर दिया। सीएमओ सुबोध कुमार ने बताया कि ये अस्पताल नियमों के विरुद्ध चल रहा था, इसको सीज कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। ये आला हजरत हॉस्पिटल में अच्छा पड़ा, इसमें कुछ नियम विरुद्ध पाया गया, सारे नॉर्म्स पूरे नहीं थे, उनके विरुद्ध एफआईआर कराई जा रही, हॉस्पिटल सील कराया। बिजनौर में किसानों के गन्ना भुगतान के प्रकरण में आज किसानों को उस समय बड़ी सफलता मिली जब वेब ग्रुप के अधिकारियों ने जिला अधिकारी को किसानों के बकाया भुगतान के 62 करोड़ के चेक सौंप दिए। इसी के साथ जिले की तहसील चांदपुर में गत 2 जनवरी से चल रहा भाकियू का धरना भी समाप्त हो गया। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि वेब ग्रुप के अधिकारी पहले तो भुगतान में आनाकानी करते रहे, लेकिन जब उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई हुई तो उन्होंने किसानों के बकाया भुगतान के पिछले साल के 62 करोड़ के चेक अलग अलग तारीखों में उनको सौंप दिए। 25 मार्च तक किसानों के खाते में ये धनराशि पहुंच जाएगी। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान राम वकील माथुर की पत्नी ज्योति देवी को इटावा विकास भवन में कनिष्ठ लिपिक के रूप में तैनाती मिली है। राज्य सरकार की तरफ से शहीद की पत्नी को मृतक आश्रित के तौर पर किए गए वादे के तहत नौकरी दी गई है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। भाजयुमो ने नेशन विद नमो महाअभियान के अंतर्गत पिछले कई अभियानों के माध्यम से प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर बनाए हैं। भाजयुमो में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंशी ने बैठक में प्रदेश युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी जनता एवं राष्ट्र हित के लिए समर्पित प्रधान सेवक हैं और उनकी कार्यकुशलता और कार्यशैली को देखकर समाज के सभी वर्गों के करोड़ों लोग प्रभावित एवं ऊर्जित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित सफर का तोहफा दिया है और पिंक बसों की शुरुआत की है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए सभी महिलाओं की तरफ से उन्हें धन्यवाद दिया। दर्शना सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने जिस तरह से महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता दिखाई है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इन पिंक बसों के चलने से महिलाएं अब बसों में सुरक्षित सफर कर सकेंगी। इससे महिलाओं में सुरक्षा व सम्मान बढ़ेगा। ये पिंक बस आधी आबादी को पूरी सुविधा देने वाली है, जो विश्व स्तरीय यातायात सुविधाओं के साथ सुरक्षित सफर की गारंटी है। कई सदियों से वैश्विक धरोहर ताजमहल अब खासा चर्चाओं में है। ताज पर ड्रोन उड़ाने का मामला हो या ताज में पूजा अर्चना का मामला, हर बार ताज की सुरक्षा में लगी एजेंसियां चुप्पी साध लेती हैं। एक बार फिर ताज चर्चाओं में आ गया है। इस बार ताजमहल में विदेशी युवतियों ने ठुमके लगा दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद यहां सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं, तो वहीं कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। यूपी के बाराबंकी में आज प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राफेल मुद्दे पर राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि इनकी प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। उनकी बातों को उनकी पार्टी वाले भी गंभीरता से नहीं देखते हैं। रक्षा मंत्रालय से गायब हुए पेपरों के मामले को जल्द पॉपुलर करेंगे। उनका काम है प्रधानमंत्री को बदनाम करना, लेकिन वो किसी तरह बदनाम नहीं कर पाएंगे। मुद्दे को लाने की पुरानी साजिश है, इसलिए उनकी बात न पब्लिक सुनती है और ना उनके पार्टी के कार्यकर्ता। वहीं जब राम मंदिर मुद्दे पर सवाल किया गया तो डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी पक्षकार नहीं है। जो संकल्प पत्र पर लिखा है उस पर हम आज भी कायम हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है और अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उसका निर्णय आएगा। वहीं लखनऊ में एक कश्मीरी को पकड़कर लोगों ने आतंकी समझकर पीट दिया। इस मामले पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई भी कानून को हाथ में लेगा,
चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो उसे कठोरतम सजा मिलेगी। चाहे कश्मीरी हो या अन्य भारत का निवासी हो, किसी के भी साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा सकुशल संपन्न होने पर उन्होंने कहा कि 1 महीना चलने वाली परीक्षा को 14-15 दिन में ख़त्म करवा दिया गया, जबकि कोई नकलची भी नहीं पकड़ा गया। लेकिन डिप्टी सीएम को शायद ये पता नहीं था कि इस बार बोर्ड परीक्षा में बाराबंकी से ही 2 नकलची सार्वजनिक इंटर कॉलेज हैदरगढ़ में पकड़े गए थे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा निजी कार्यक्रम में बाराबंकी पहुंचे थे। मैनपुरी में सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र प्रदर्शन पर जनपद मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र की पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 देसी राइफल, 1 पौनिया, 5 जिंदा कारतूस समेत 250 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार जो लोग सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कल आकस्मिक चेकिंग में कल रात में करहल पुलिस को और एसओजी टीम को बहुत अच्छी सफलता मिली है, जिसमें 4 शातिर प्रकार के लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास एक फैक्ट्री मेड राइफल, एक कंट्री मेड राइफल, कुछ नारकोटिक्स और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। उन चारों में एक व्यक्ति वो भी जिसकी फ़ोटो वायरल हुई थी, उसका कहना है कि उसके जो फोटो में 2 राइफलें थी उसके रिश्तेदारों की है। उसकी हम पूछताछ कर रहे हैं, रिश्तेदार कौन से हैं, राइफल कौन सी है और एक्चुअल में लाइसेंसी है भी कि नहीं है वो। इसके आधार पे इनके खिलाफ भी और कार्रवाई कठोर करेंगे, प्लस उनकी तलाश भी करेंगे कि इनके राइफल लेके चल रहे थे और इनकी बात में कितनी सच्चाई है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।